नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल और आज मेरे साथ हैं थान सिंह की पाठशाला के मास्टर हेड कांस्टेबल थान सिंह जी। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। दर्शकों, जिससे पहले मैं थान सिंह जी से बातचीत का सिलसिला जारी करूं, उससे पहले संक्षिप्त में इनके बारे में कुछ बता देता हूं। थान सिंह जी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टिंग है और खाली समय में, खाली वक्त में गरीब बच्चों को ये पढ़ाते हैं। थान सिंह जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका नाम थान सिंह कैसे पड़ा? मतलब घर वालों ने नाम ये क्या सोच के रखा थान सिंह? क्योंकि मैंने पहली बार ही सुना है, कभी सुना नहीं नाम। ये नाम पहले से मेरे को भी बड़ा ही तकलीफ देता था क्योंकि माँ बाप ने ऐसा नाम रखा कि राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा, राजस्थान के रहने वाले हो? भरतपुर का मेरा गाँव है सर। मेरा जन्म भी भरतपुर में हुआ था सर। अच्छा अच्छा। तो मेरे पिताजी का नाम वासुदेव, मेरे भाई का नाम मोहन सिंह, सेठ सिंह, राम सिंह, हरी सिंह, तो सबके नाम ऐसे थे। अच्छा। तो मेरा नाम पापा ने ऐसा रख दिया थान सिंह। अच्छा। और लोग भी थान सिंह ना बुला के घर पे सब थाना बोलते थे। थाना बचपन से ही थाना बोलते थे। थान सिंह तो अब बोलने लग गए मेरे से। अच्छा। अब भी जो मेरे चाचा वगैरह हैं, सब कोई मेरा पूरा नाम नहीं लेता, सब लोग थाना ही बोलते हैं। अच्छा। अब यही नाम रखा हुआ बड़ा थोड़ा अजीब सा लगता था। जब स्कूल या जाता था तब भी लोग थाना बोलते तो कोई अलग सा नाम है, मगर आज लगता है कि ये नाम मेरे लिए यूनिक है। अच्छा। अच्छा नाम है क्योंकि राहुल, अमित, संजय वगैरह सब नामों को भूल सकता है इंसान, थान सिंह के नाम को नहीं भूल सकता। तो वही नाम को देखा मैंने और अच्छा लगा। माँ बाप को कहा मैंने कि जो मेरे इस नाम के पीछे मैं आपसे झगड़ा करता था, आज लगता है कि ये नाम मेरे लिए बहुत लकी है। जी। तो थान सिंह का मतलब क्या? थान का क्या मतलब, क्या बताया कुछ? मतलब क्या तो का भी थान होता है। अच्छा। हाँ जी सर। तो उसी का नाम रख दिया। मतलब हाँ, मतलब वो सभी का नाम रखा था, थान सिंह रख दिया। कोई खास सोच के नहीं रखा, खास सोच के ऊपर वाले ने रखवा दिया आपका नाम। अच्छा थान सिंह जी, आप अपनी जुबानी बताइए अपने बारे में कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई हुई, कैसे दिल्ली पुलिस में आप आए और कैसे ये बच्चों को पढ़ाने का विचार कैसे आया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? सर, मेरा जन्म, मेरे पिताजी का एक सपना था अपना दिल्ली पुलिस में सरकारी नौकरी पाने का। अच्छा। तो वो कई बार रह गए, तो उनका दिल में सपना रह गया था उनका। तो उन्होंने सोचा कि जब मेरा जन्म राजस्थान का है, राजस्थान, तो उन्होंने हमेशा एक सोच यही थी कि मैं रह गया कोई दिक्कत नहीं, अपने बेटे को जरूर भर्ती कराऊंगा। क्या करते थे पिताजी? क्या करते थे? कपड़े प्रेस करते थे। कपड़े प्रेस करते थे। अभी दुकान है हमारी विष्णु गार्डन एस ब्लॉक गली नंबर 4 में। अच्छा। हाँ, तो झुग्गियों में रहते थे। मीराबाग बी ब्लॉक केसूर मंडी के बाद नाले के साथ हमारी झुग्गी थी। अच्छा अच्छा। तो मेरा जन्म भरतपुर में हुआ था राजस्थान में। घर की हालत बहुत ही खराब थी। अच्छा। पिताजी झुग्गियों में रहते थे। तो जैसे से बड़ा होता गया और मेरे 2 भाई और एक बहन है, टोटल तीन यानी 5 फैमिली हमारे घर में, तो 5 लोग। अच्छा अच्छा। तो माँ बाप सुबह काम पे निकल जाते थे। तो हम जब अपने बहन, मैं और मेरा छोटा भाई और मेरी बहन, उनको लेके जब छोटे घरों में, दूसरे घरों में जब टीवी भी देखने जाते थे ना, तो लोग बाग हमें बड़े धिक्कारते थे और बाहर दरवाजे पर जहाँ जूते चप्पल उतारते वहाँ बैठ जाते थे। तो वो जैसे ही नाटक चलते थे तो वो हमें लोग बाग चलाने के लिए कभी पर्दा लगा देते थे, कभी टीवी बंद करा देते थे, तो कभी हमें भगा देते थे। तो बड़ा ही अजीब सा लगता था, सोचता था यार क्या ज़िंदगी है। अच्छा। फिर दोनों बहन भाई रोते रहते थे, तो उनको पकड़े, हाथों पकड़ के दोनों को घर पे लिया। आप बड़े थे? तीनों में आप बड़े थे? सबसे बड़ा मैं ही था घर में। अच्छा। फिर सोचा, मेरी हिम्मत नहीं आ रही। पापा की मेहनत देखता था। पापा 5:30 बजे, मम्मी और पापा दोनों करते थे। अच्छा अच्छा। उनकी मेहनत को देख के ऐसा लगता था कि भाई मेरे माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं। और करते रहे। फिर जैसे 5वीं पास हुआ, 6th क्लास में अपने पापा के साथ काम पे जाने लगा मैं। अच्छा। पापा ने सोचा कहीं, क्योंकि पूरा झुग्गियों का माहौल ऐसी था, तो पापा ने सोचा बच्चा मेरा बिगड़ ना जाए, तो वो अपने साथ लेके जाने लगे मुझे। मेरे सबसे घर का बड़ा मैं ही था, तो पापा के काम पे चल। फिर पापा सुबह कपड़े लेके आना, फिर दोपहर को 12 बजे स्कूल चले जाता था। स्कूल से 5 बजे आने के बाद फिर उन कपड़ों को बांटता था सबके घरों में। अच्छा। फिर अपने पापा के साथ में उस तरह करता रहा काम। तो यानी कि जैसे बड़ा होता गया, फिर अपने आप भी काम करने लगा, मैं प्रेस करने लगा। तो बस पापा का सपना था, जैसे 10वीं पास करी, फिर 12वीं पास करते बाद फिर एक सपना था कि भर्ती होना है। अच्छा। जुनून था भर्ती होना। कहाँ? दिल्ली पुलिस में? कहीं भी सर। अच्छा सर, दिल में एक ये था कि वर्दी पहननी है। अच्छा। तो वर्दी कैसे मिले? अच्छा। कभी पंजाब गया, कभी राजस्थान गया, कभी जहाँ भर्ती निकलती थी वहीं पहुँच जाता था। आर्मी की दिल्ली कैंट में, आर्मी में भी भर्ती होने की कोशिश करी, यानी सब जगह कोशिश करी। फिर जाके जब 2 बार दिल्ली पुलिस में रह गया, तो फिर लोग बाग मजाक उड़ाने लगे थे। अच्छा। आस पड़ोस के? आस पड़ोस के।
हाँ वही कांगेतरा बेटा पुलिस वाला, फिजिकल में आज तक पहली हुआ और था। थाना तो आपको पहले से बोलते थे कि थाना। कहाँ है थाना? तो एक कमरे में घुटन सी महसूस होने लगी सर। लगा कि यार क्या करूँ, फिर हिम्मत नहीं आ रही। मेरे पापा ने कहा कोई बात नहीं, कोशिश कर, हिम्मत मत हार। करते करते सर जब तीसरी बार में सिलेक्शन हुआ तो सोचा कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम जरूर करना है जो लोगों को पता चले। और देखिए सर, जिस जगह मेरी दुकान थी ना वहाँ गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे ना जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं। इतने बड़े बड़े लोग, कोई जूते पॉलिश करा तो मैं भी गुरुद्वारे में जाता था लोगों के पास, तो बड़ा प्यार था। तो एक भावना थी दिल में कि कुछ ना कुछ जिंदगी में एक अच्छा करना है। जब मौका मिला सर, भुट्टे भी बेचे मैंने। भुट्टे? हाँ जी, अच्छा। मक्का कहते हैं। मक्का। केसुर मंडी से भुट्टे लेके आता था। तो जब कोयले होते हैं ना जो, उसके लिए भुट्टे के लिए चाहिए। तो जब रात को घर में, क्योंकि इतने पैसे नहीं आते थे प्रेस से, तो सोचता था कुछ पैसा अपने लिए भी चाहिए, कपड़े के लिए, कुछ चीज़ के लिए। तो वो जब बेचने लगा तो जो रात को शादियाँ होती ना, शादियों में एक तंदूर जिसमें रोटियाँ बनाते हैं, उन तंदूर का वेट करता था कि कब वो तंदूर पलटेंगे, कब वो कोयला निकलेगा, कोयले को बुझाऊंगा, फिर कोयले को लेके आऊँगा, फिर कोयले को बुझा के फिर वो भुट्टों के लिए यूज़ करूँगा। आपने भुट्टे भी बेचे, वेटर का भी काम किया? जी सर। अच्छा। सारे काम करे सर, काम करने में कोई शर्म नहीं करी, क्योंकि माँ बाप को देखा था, उन हालातों को देखा था माँ बाप के। तो बस सोचा कि ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी है और उनको एक अच्छी चीज़ें और सुविधा दे सकूँ। जो मेरे माँ बाप ने ज़िंदगी में मेहनत करी, उनको अब भी इस मेहनत से छुटकारा दिलाऊँ। अगर उनकी अब भी वही है कि माँ बाप मेरे, अब भी मेरी मदर अब भी काम पे जाती, वहीं प्रेस करते रहते, तो वो चीज़ हम नहीं छोड़ पाए। मेरा छोटा भाई आज दुकान पे जाता है। तो बस सर एक चीज़ लगन थी, जब दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ, पापा का सपना पूरा कम हुआ, तो सोचा कि अब भाई नौकरी मिल गई है। जिंदगी में एक चीज़ तो सोच रखी थी कि कुछ ना कुछ अच्छा करना है। जब लाल किले आया तो यहाँ पर देखा मैंने। अच्छा, आपकी पोस्टिंग फिर इधर लाल किला? सबसे पहली पोस्टिंग मेरी पहले फर्स्ट बटालियन से फिर मैं मंदिर मार्ग थाने में गया। मंदिर मार्ग थाने में, ठीक है। नई दिल्ली से फिर मेरा यहाँ से होके फिर मैं वापस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आया। अच्छा। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में मुझे कोतवाली थाना मिला। जब कोतवाली थाना मिला तो मेरी लाल किले पे मेरी ड्यूटी लगाई गई। लाल किले पे ड्यूटी लगाई गई तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ आसपास बच्चे, कोई बोतलें बिन रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ गुटखे खा रही थी सर। अच्छा। हाँ, और कोई बच्चे पैसे मांग रहे हैं, तो उसको बुलाया, क्योंकि वो जो चीजें थी ना वो सामने कभी कभार आ जाती कि हमारा भी सपना ऐसी था। हाँ, बिल्कुल। तो वो बैकग्राउंड मेरे पीछे वाला बैक आ गया वापस, तो उनको बुलाया मैंने। एक अलग ही, एक इंसान वही इंसान चीजों को सोच सकता है जो इन चीजों से निकला। तो मैंने कभी भी ये चीज कभी सोची नहीं थी कि मुझे मेरे अंदर में आए। बस ये था कि अपना पुराना अतीत को याद रखना, कभी पुराना अतीत नहीं भूला था मैंने। जी। उन बच्चों को बुलाया मैंने कि हाँ, बच्चों को बोला, बच्चों बताओ कहाँ रहते हो बेटा? उन्होंने कहा अंकल यहीं रहते हैं। मैंने कहा माँ बाप तेरे सर लाल किले में ही काम करते हैं। मैंने कहा लाल किले में काम करते हैं बेटा, स्कूल जाते हो? कह रहे नहीं। मैंने कहा तुम गुटखा खा रहे हो, कोई पैसे मांग रहा है और कोई बोतलें बिन रहा है, ऐसा क्यों बेटा? कह रहे अंकल जी क्या करें, मम्मी पापा पैसे देते नहीं है, तो ठेकेदार। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने पढ़ाई? कि नहीं अंकल पढ़ाई नहीं करते अंकल। मैंने कहा फिर गाँव में नाम लिखा, पास हो जाते हैं ऐसी। मैंने कहा ये तो गलत है बेटा, पूरे गुट के खा रहे हो। तो मैंने कहा एक काम करो, मैं आज तुम्हारे माँ बाप के पास शाम को आता हूँ, कहाँ रहते हो? उन्होंने जगह बताई। तो मैं वहाँ गया। जब वहाँ गया देखा मैंने, तो उनके माँ बाप से बात करने की कोशिश की, तो उनके माँ बाप पहले तो विश्वास नहीं हुआ पुलिस पे ना। सब उन लोगों को विश्वास बहुत कम हो गया था। और मगर जो फिल्मों में दिखाते हैं ना पुलिस के प्रति, वो गलत है। असली पुलिस बहुत अलग है। बिल्कुल। इस पुलिस परिवार के, जो पुलिस में जो लोग आते हैं ना, वो मिडिल क्लास के लोग आते हैं। बहुत ही अपने, वो भी मेहनती लोग होते हैं। कोई किसान का बच्चा होता है, कोई कैसा मजदूर का बच्चा होता है, वो लोग आते हैं। और उनके दिमाग में ये आते हैं पुलिस वाले, उनको विश्वास दिलाया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं? सर कौन सा इंसान चाहता है कि मेरे बच्चे ना पढ़े? सर सभी चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें। बस वो है कि उनके मजबूरी के कारण वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। बस क्योंकि वो डेली बेसिस की मजदूर होते हैं। पैसे आज झाड़ी मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो वैसे नहीं हो पाया। और फिर वो स्कूल तक जाते जाते जब उनमें कभी कोई आधार कार्ड मांगता है, कभी कुछ मांगता है, तो वो उस चीज़ के दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे वो हथियार डाल देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी कोई पढ़ा लिखा होता ही नहीं है सर। तो उनके दिमाग में शिक्षा के बारे में कुछ आ ही नहीं सकता। तो फिर उनको समझाया, मैंने कहा आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? तो उन्होंने कहा सर कहाँ पढ़ाएं? तो मेरी थोड़ी दिन बात होगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ उनके लिए। तो उसी दौरान सर एक लाल किला पार्किंग है सर यहीं पर, तो पार्किंग के अंदर एक लड़का पढ़ाई कर रहा था सर। अच्छा।
वहाँ पर पार्किंग में बैठ के पढ़ रहा था। पार्क के अंदर। तो मैंने उससे बोला भाई क्या कर रहे हो आप? कह रहा जी ये तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ से खड़ो भाई, लाल किला है ऐसी जगह पर, यहाँ पर मत बैठो। उसको उठा दिया मैंने। एक दिन उठाया, 2 दिन उठाया, लगातार उठाया। एक दिन मैंने उसकी अरमान पकड़ी, मैंने कहा भाई यहाँ से चलो, क्योंकि सर ये लाल किला सिक्योरिटी पॉइंट से बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। सर नौकरी भी हमारी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई बंदा अगर बार बार डेली उस जगह पर आके बैठ रहा है तो क्या मैटर। उसको बुला के बैठाया मैंने, क्या मैटर। कितने साल का था ये बच्चा? सर ये लड़का था 21-22 साल का सर। अच्छा। तो जब उससे पूछा मैंने भाई क्या दिक्कत है, कह रहा सर मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा सर यार यूपीएससी की कह रहा सर गुरुद्वारे पे जाके वहीं सो जाता हूँ लंगर खा के, और दिन में वहाँ पर जगह नहीं होती तो यहाँ पर आके पढ़ने लग जाता हूँ। मैंने कहा यार ये तो गलत है बेटा, क्या पता कौन हो तुम। कह रहा सर उसकी आंखों में आंसू आने लग गए। मैंने कहा जब आंखों में आंसू देखे तो मुझे लगा कि यार इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो एक मंदिर था आर्मी के टाइम का सर, 50-60 साल पुराना मंदिर है। उस मंदिर में मैंने उसको कहा तो एक काम कर, तू इशर पढ़ लिया कर, इतना पसीना बहाता है, तो बारिश होती है कुछ होता है, तो पंखे में पढ़। उसे पंखा ला के दे दिया, रैक लगवा दी। अच्छा। फिर उसने सर पहली बार में पहला पेपर क्लियर कर लिया। अच्छा। जब उसने पहला पेपर क्लियर किया तो उसी दौरान सब जब जैसे कर रहा था तो मैंने उससे बात करी। मैंने कहा एक काम करते हैं सचिन, यहाँ पर तू पढ़ाई भी करता रहेगा, तो यहाँ पर एक बच्चे हैं थोड़े बहुत जो इधर उधर भटकते हैं, क्यों ना इन बच्चों को हम अपने पास यहाँ ला के बैठाते हैं, आप ध्यान भी रखोगे और अच्छी चीज भी रहेगी। सचिन नाम था उसका? हाँ सचिन नाम था, महाराष्ट्र का रहने वाला था। अच्छा। सचिन बोबड़े। अच्छा। तो सर उसने बैठाना चालू किया। हमने बेसिक जब उन बच्चों को लेके आया ना उस मंदिर में पाठशाला में, तो वो मंदिर उनके लिए कोई सर एयर कंडीशनर से कम नहीं था। कितने बच्चे शुरुआत में? कितने बच्चे? 5 बच्चे। 5-6 बच्चों से स्टार्ट करी थी। अच्छा। जो वहीं घूमते थे डेली? वहीं घूमते थे सर। उनको बैठा दिया, उनको उनके हाथ में हमने कॉपी किताब कुछ भी नहीं दी सर, पर खाली बैठो तुम। अच्छा। शाम को डेली बिस्किट, कभी चिप्स, कभी नमकीन, कभी कुरकुरे उनको देने चालू कर दिए। वो खाते रहे। किस उम्र के थे ये बच्चे? 5 बच्चे थे, कोई 9 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का। अच्छा। बस इतने की उम्र, जो कभी स्कूल में गए नहीं थे। उनके दिल के अंदर ना खुद ही ऑटोमेटिक आ गया कि अंकल जी आप हमें खाना दे देते हो, कभी चिप्स, कभी कुरकुरे, कभी ये चीज, आप कॉपी तो देते ही नहीं हो। अच्छा। मैंने कहा अब ये आगे लाइन पे। फिर मैंने उनके लिए कॉपी किताब मंगाई, मैंने कहा ये पकड़ो। उन्हें एक विश्वास दिला दिया कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल। जब उन्हें विश्वास हो गया तब मैंने आगे कदम बढ़ाया। फिर देखा मैंने, क्योंकि देखिए मैं नौकरी से कम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। बिल्कुल। नौकरी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो नौकरी के दौरान ही मैं सब चीज कर रहा हूँ। मैंने ना ही मैंने इस चीज को ड्रामा बनाया कि मैं लोगों को बताऊं कि मैंने पाठशाला चालू कर दी। सर 5-6 साल मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अच्छा। और वहीं की एक बच्ची, उसको मैंने वो किया अडेप्ट। मैंने कहा बेटा आप यहाँ पर पढ़ाओ, आप भी मजदूरों की बच्ची हो, आप एक काम करो 500-1000 रुपये मैं आपको देता रहूँ। मतलब वो स्कूल जाती थी? हाँ वो स्कूल जाती थी 7th क्लास में। अच्छा। नाम था 7th क्लास में। तो मैंने कहा बेटा ये आप पैसे पकड़ो, आपका खर्चा भी चलता रहेगा और आप इन बच्चों का ध्यान भी रखना, मैं भी आता रहूँगा, मैं भी ध्यान रखूंगा। तो सर हमने उस चीज को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। और वहीं सचिन को लगातार ऐसे 2-3 साल चलता रहा। जब सचिन का तीसरी बार में जब इंटरव्यू में रह गया सचिन, तो सचिन ने कहा सर घर पे कलेश हुए मेरी कई बार, वाइफ बोली तुम एक लड़के के लिए अपना टैब लो, हर कपड़े लो, सब कुछ ले लेके जा रहे हो, वो क्या देगा तुम्हें, क्या क्यों उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि अपने लिए दुनिया जीती है, किसी दूसरे के लिए जीना सबसे बड़ी जिंदगी है। बिल्कुल। उसको समझाया तो उसने कहा ठीक है। सर जब वो तीसरी बार जब इंटरव्यू में रह गया तो वो मेरे को कहा कि सर मैं अब जा रहा हूँ। मैं क्यों? कि सर जब मैं IPS या IAS नहीं UPSC क्लियर करके ना आ जाऊँ तब तक मैं आपके पास नहीं आऊँगा। अच्छा। तो लड़का वो चले गया। अब वही अंकिता और हम साथ में दोनों करते रहे, बेसिक पढ़ाते रहे इन बच्चों को। वो कहाँ चला गया? वापस बॉम्बे चला गया? अपने महाराष्ट्र में चला गया। चले गया। अच्छा। उसके बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, उसका फ़ोन वगैरह चेंज हो गया। मैंने बस समय का इंतजार है कि कब वो आएगा मेरे पास, विश्वास है कि वो आएगा एक दिन मेरे पास। जब देखा हमने बच्चे पढ़ने लग गए, बच्चों की संख्या बढ़ने लग गई, लोग बाग यानी कि लॉकडाउन लगा सर। लॉकडाउन में पढ़ाई हमारी कंटिन्यू चल रही थी, क्योंकि वो बच्चे क्वारंटाइन ही थे, कहीं बच्चों को जाने दिया था, क्योंकि वो उस जगह से कहीं नहीं जाते थे। बिल्कुल। जब वो क्वारंटाइन थे तो बच्चे पढ़ रहे थे, तो उसी दौरान किसी न्यूज़ चैनल वालों को पता चला। न्यूज़ चैनल वालों को पता चला तो माननीय कमिश्नर साहब को पता चला, तो उन्होंने मुझे बुला के अप्रिशिएट किया। सीपी साहब। अच्छा। तो मेरे सीपी साहब ने अप्रिशिएट किया तो एक ताकत आई और एक लगा कि ये काम जो कर रहा हूँ मैं वो ठीक है। आप मतलब सही दिशा में चल रहे हो। क्योंकि मेरा ये नहीं था कि इनको
रास्ता दिखा के बस कामी फॉर्मेलिटी करना। उनके संग कनेक्ट होना था मुझे, उन लोगों को समझाना था कि शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा जिंदगी में। जी जी। आप कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले आप शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही थी ना सर, शिक्षा के बारे में पता ही नहीं था। छोटी छोटी उम्रों में 14 साल की उम्र में 13 साल की उम्रों में उनकी मदर्स की शादियां कर दी गई हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा समझाना था उन्हें। जब ये पता चला, लोग बाग को पता चला, तो लोग बागों ने सोचा कि भाई थान सिंह की पाठशाला कौन सी है। सब आने मेरे पास चालू हुए। जब आने चालू हुए तो फिर क्योंकि मेरे पास खाली मैं उन्हें बेसिक दे रहा था, स्कूल नहीं था उनके पास। स्कूल देने के लिए मुझे उनके लिए स्कूल चाहिए था और उनके लिए एडमिशन कराने थे स्कूल में। जब मेरे डीसीपी से सागर सिंह कलसी साहब को पता चला इस बात का, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि थान सिंह, इन बच्चों के एडमिशन करवाओ। अच्छा सर, कैसे कराऊं सर? इनके बच्चे, इनके माँ बाप तो स्कूल में जाते डरते कहते हैं वहाँ पर कोई आधार कार्ड मांगेंगे, ये मांगेंगे, कोई ये मांगेंगे, तो वो मिलते नहीं है। तो इससे फिर वो सोचते हैं कि हमारी क्योंकि झाड़ी खराब हो रही है तो हम नहीं जा रहे। वो कह रहे चल एक काम करते हैं, हम दिल्ली पुलिस का सर ने अपने दिल्ली पुलिस के लेटर पे इन बच्चों के नाम एजुकेशन डायरेक्टर को भेजे। अच्छा। ये बच्चों के ये पाठशाला है और इन बच्चों के स्कूलों में एडमिशन किया जाए। जब एजुकेशन डायरेक्टर्स हिमांशु गुप्ता सर को जब बात पता चली तो हिमांशु गुप्ता साहब ने जो आसपास के जो स्कूल थे उनके प्रिंसिपल्स को फोन किया कि आप लोग उत्थान सिंह की पाठशाला में जाइए, कोई आधार कार्ड, कोई कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, वो सारे बच्चे कल से स्कूल जाने चाहिए। अच्छा। जब वो आए तो उन बच्चों के चेहरे पे अलग ही खुशियां थी। बिल्कुल बिल्कुल कि हमारे एडमिशन हो रहे हैं, अब हम स्कूल जाएंगे, अब ताकत आ गई उनके अंदर। बड़े जुनून था, बड़े खुश थे। उनके माँ बाप भी बड़े खुश हुए। माँ बाप बहुत ही वो मिठाइयाँ लेके आए कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जब वो लेके आए, जब उन्हें उनका एडमिशन हो गया, जब उन्हें पहली बार स्कूल छोड़ने गया तो आंखों में आंसू थे बहुत। बिल्कुल कि सोचा भी नहीं था, एक सपना पूरा हो गया कि ये बच्चे स्कूल में आ जाए, कम से कम स्कूल तो आने लगे। अब स्कूल जाने के बाद सर देखो, आपने बड़ी ग्राउंड रियलिटी बताया कि स्कूल जाना पड़ा। अरे कई बार बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना भी चाह रहे हैं, लेकिन छोटी सी कॉम्प्लिकेशन आ गई इसके अंदर कि भाई वो आधार कार्ड मांगेंगे। इनके पास आधार कार्ड ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं आधार कार्ड बनवाने का। ये दिहाड़ी मतलब अपनी मजदूरी में डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो इनके पास टाइम नहीं है, स्कूल जाने का, चक्कर काटने का टाइम नहीं है। ये बहुत अच्छी उनके लिए एक सबसे आसान सिचुएशन हो गई। सर जिंदगी में दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जो पढ़ना चाहता है, जिसकी मजबूरी है। अगर हमसे थोड़ा, एक बच्चा वो होता है जो पढ़ना ही नहीं चाहता। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उनके माँ बाप को समझा दो, वो नहीं पढ़ेंगे। सर आप उन बच्चों के लिए तो कर सकते हो जो बच्चा पढ़ना चाहता है और जो अपने माँ बाप से मजबूर है, जो कि जिसकी आर्थिक स्थिति बेकार है। अगर आपका थोड़ा सा सहारा उसके काम आ जाए और वो बच्चा स्कूल पहुंच जाए, इससे बड़ी बात क्या है। सर जब स्कूलों में टीचर आए, फिर उनके लिए टफ ये था क्योंकि बच्चों की उम्र किसी की 12 थी, किसी की 13 थी, किसी की 11 थी। तो उन्हीं हिसाब से उन बच्चों के एडमिशन कराए, क्योंकि हमने तो पाठशाला में उन बच्चों का इतना तगड़ा बेस बना दिया था कि उन बच्चों का बेस बन गया था और बच्चों का स्कूल में एडमिशन। और इसी कड़ी को आगे मजबूत करने के लिए माता सुंदरी कॉलेज की एनएसएस वॉलंटियर। अच्छा। जब आप कभी भी एक अच्छा काम करते हो ना, तो भगवान कहीं ना कहीं रास्ते खोल देते हैं। जब वो रास्ता खुला, एनएसएस की कॉलेज की वॉलंटियर लड़की वुमेन कॉलेज है, वो वहाँ की बच्चियाँ मेरे पाठशाला में आई। अच्छा। उन्होंने इन बच्चों के एडमिशन वगैरह सब कुछ सिस्टम चालू किया, भरने वगैरह फॉर्म वगैरह सब कुछ, उनको एडमिशन कराए। फिर हम उनकी यूनिफॉर्म लाए, सब कुछ, यानी कि उनको एक तरीके से तैयार कर दिया। बिल्कुल। जब वो बच्चे स्कूल गए इस तरीके से, अब वो स्कूल जाने के बाद स्कूल जाके खत्म, मगर हमें ये पाठशाला इसलिए खोलनी जरूरी थी। वापस मेरा काम तो खत्म हो गया, बच्चे स्कूल चले गए, मगर जो और बच्चे थे आसपास के, उनके दिमाग में इस चीजों को डालना और वो डायरेक्ट एडमिशन ना करा के, अब वो बच्चों को बुलाया मैंने कि भाई आप स्कूल कैसा, हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो ABCD लिखनी है। तो हमने कहा अब एक काम करो, अब इस पाठशाला में आओ, क्योंकि सिर्फ 12 साल का बच्चा, अगर आप पहली क्लास में एडमिशन थोड़ी कराओगे, तो उस बच्चे का बेस तैयार करवाते थे। बिल्कुल। जब उसका बेस तैयार कराते थे तो उसका एडमिशन डायरेक्ट 6th या 7th क्लास में करा देते थे। बिल्कुल। जैसे कोई बच्चा नींबू पानी बैठ रहा है, वो देखता था बच्चों को डेली, वो कहता सर मुझे भी स्कूल पढ़ना है। तो मैंने कहा पढ़। फिर सर मैं कैसे पढ़ूंगा? जब उनके नंबर शुरू में जब एडमिशन करा दी, तो नंबर कभी किसी के 1 आ रहा, किसी का 2 आ रहा, किसी का 3 आ रहा। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि बेटा तुम्हारा 0 नंबर ना आए,
बिल्कुल। 1 नंबर आएगा मैं उसमें सह लूंगा। अच्छा। तो करते करते सर आज वो बच्चे स्कूलों में टॉप करने लगे। जब पहली बार 30 बच्चों को एडमिशन कराया तो उसमें से 9 बच्चों ने स्कूल में अपनी पोजीशन लाई। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फर्स्ट, ऐसे। तो 9 बच्चों ने लेके आए पोजीशन 2023 में सर। बहुत अच्छा। जब 2023 में इन बच्चों ने इतना वो किया, और फिर 2024 में भी ऐसे रिजल्ट और लोगों को पता चलने लग गया। फिर उस साल हमारे पाठशाला में 60 बच्चे हो गए। अच्छा। जब 60 बच्चे हो गए और फिर स्कूल जाने के बाद पाठशाला आपने बनाई कहाँ थी? पाठशाला एक मंदिर है लाल किले के अंदर, लाल किले के पड़ता था अंदर ही? नहीं, लाल किले के बाहर एक पार्किंग है। पार्किंग के अंदर पहले आर्मी रहती थी। जब आर्मी वो चलेगी तो वो मंदिर बंद पड़ा था। अच्छा अच्छा। वहाँ कोई नहीं आता था। तो उस मंदिर में शिक्षा से बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है? बिल्कुल। तो उस मंदिर को शिक्षा का ज्ञान बना दिया। वहीं पर उस ज्ञान की आगे चालू रहा, फिर पाठशाला बना दी। और सर जब वो बच्चे स्कूल जाने के बाद वापस जब आए तो उन्होंने कहा स्कूल तो खत्म हो गया। फिर मेरा मकसद यही था कि इन बच्चों को इतनी मुश्किल से मैंने सेट किया है, इन बच्चों को पढ़ाई के प्रति, ये बच्चे कहीं अपनी उस धारा से, मुख्य धारा से कहीं अलग रास्ता ना भटक नहीं जाए कहीं, क्योंकि उनके माँ बाप काम गए और वो बच्चे स्कूल छुट्टी हुई फिर अपने घर जाएंगे, घर पे कोई है नहीं है, वो इधर उधर भटकेंगे। तो सोचा इन बच्चों को अपने पास ही रखा। अच्छा। अब उन्हें फिर भूख, क्योंकि स्कूल बच्चा जब स्कूल से आएगा खाली तो खाना मांगेगा, भगवान ने वो रास्ता खोला। शीशगंज गुरुद्वारा साहब के पास गया मैंने कहा सर आप लोग तो दयावान लोग हो, आप तो हमेशा खड़े रहते हो, जब आप इतने लोगों को प्रसाद कहते हो तो मेरे 50-100 बच्चे, 60-70 बच्चे, उनको खाना दे सकते हो आप? तो उन्होंने कहा पागल, जब हम 20,000 लोगों को डेली लंगर खिलाते हैं तो ये 60-70 बच्चे क्या है बेटा? तो आप बाल्टी लेके आया करो, डेली लंगर लेके जाया करो। अच्छा। तो डेली 3 बाल्टियां जाने लगी और तीनों बाल्टियों में लंगर आने लगा। जब इंसान को भरपेट भोजन, किताब, कॉपियां, कपड़े सब कुछ मिलेगा तो कौन सा बच्चा ऐसा जो नहीं पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेन बात क्या थी सर, जो ये हम इनके डर था ना जो पुलिस के प्रति, वो डर खत्म करना था। सर आज के टाइम में जो क्राइम में इन्वॉल्व करा रहे हैं उनको सब छोटे छोटे बच्चों को करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुख्य धारा से भटका देते हैं कि क्या है पढ़ाई में कुछ नहीं, पैसा ले पैसा कमा। अगर आप उसे उन्हें बता दो कि शिक्षित होना कितना इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी बच्चा क्राइम पे नहीं जाएगा। इस तरीके से उनके अंदर एक पावर आ गई, ताकत आ गई। मैं दिवाली, होली, सारे त्योहार में इन लोगों के साथ मनाने लगा। अच्छा। उनको विश्वास दिलाने लगा कि मैं आपके साथ हूँ। अब वो कहीं ऐसा नहीं, हमेशा अगर कोई दिगासी भी दिक्कत होती थी तो मुझे डायरेक्ट फोन कर देते थे। और ना ही एक समाज में एक अच्छा वातावरण बनने लग गया उनका। जो आपस में लोग बाग लड़ते थे वो लड़ाइयाँ खत्म हो गई, वो समझ गए, शिक्षित हो गए कि ये करना गलत है, ये करना गलत है। उनके अंदर जो डर था कि पुलिस तो पैसे वालों की होती है, पुलिस गरीब लोगों की नहीं होती, मगर उनके दिमाग में वो सोच को खत्म किया कि पुलिस ऐसी है। मैंने अपना फ्यूचर दिखाया पहले, नहीं कि पहले वाला पीछे वाला वो दिखाया उन्हें कि देखो मैं ऐसे ऐसे हालातों से निकल के आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तो उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ भाई मेरे हमारे साथ खड़े, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। बिल्कुल। आज वो वर्दी की, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सीआरपी हो, चाहे कोई भी वर्दी वाला हो, उन सबकी अलग ही इज्जत करते हैं। बिल्कुल। तो एक मेरा यही था कि पुलिस के प्रति लोगों की इज्जत बने। और आज मैं सभी जगह जब आगे निकलता हूँ तो हर लोग मेरी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा लगता है सर। और मैं सर कुछ करना चाहता हूँ अपने पुलिस के प्रति और इन लोगों के प्रति, ताकि इन लोगों को एक अलग विश्वास हो सके सर। बहुत अच्छी बात है थान सिंह जी, आप जो काम कर रहे हैं इससे दिल्ली पुलिस का जो मूल मंत्र है शांति, सेवा, न्याय, ये भी पूरा हो रहा है। बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का इससे परसेप्शन भी अच्छा होता है और जो दूरी है जनता और पुलिस के बीच की वो भी कम होगी। आप ये बताइए कि आपकी तो स्कूल में पढ़ते समय पिटाई होती होगी, उस टाइम पीटते थे बच्चे को, तो आपको वो हथियार यहाँ इस्तेमाल नहीं करते बच्चों को पीटने वाला? सर ये बात बिल्कुल सही कही, मैं अभी इसी बात बोलता था सर। हम पुलिस वालों का होने का और इन बच्चों को शिक्षित होने का एक प्लस पॉइंट ये है कि हम वर्दी में इन्हें थोड़ा सा खुद डर लगता है बच्चों को कि हम गलत करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये गलत किया तो ये हो जाएगा। आप पुलिस वाला बन के नौकरी, अगर पुलिस वाले बन के अगर आप उनके पास गए, उन्हें पता है कि पुलिस वाले और हमें पता ही बच्चे, अगर मैं पुलिस वाला बन के गया तो कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। उन्हें अपने उनके परिवार की तरह बेटा क्या चाहिए सर, पढ़े लिखों को कोई भी पेन पकड़ा देगा कि बेटा ये पेन पकड़, पढ़ा लिखा हुआ है ये लिख दे। सर जो कभी स्कूल नहीं देखे, बिल्कुल उनको पढ़ाना, उनको समझाना। सबसे पहले तो पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना सिखाना है उनको, यहाँ से बात शुरू करनी है। जी सर। तो ये सबसे बड़ा कठिन था। जब दूसरी बार रिजल्ट आया 17 बच्चों ने पास किया। अच्छा। और जब तीसरी बार, जब इस बार 2025 में इन बच्चों का रिजल्ट आया तो
20 बच्चों ने पाठशाला में टॉप किया। अच्छा। एक बेचारा जो इंसान जो झाड़ू लगा रहा था यहाँ पर, उसका बेटा जब फर्स्ट आया इस क्लास में, जब वो वहाँ गया, और जो बच्चा हमेशा फर्स्ट आता था वो सेकंड आ गया, उसके पिताजी ने अपने बेटे की पिटाई कर दी वहाँ। हाँ, वही करती है। ये बच्चे फर्स्ट कैसे आ रहे हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल सर, उन बच्चों को बहुत ताने मिले। बहुत बड़ी बात है ये। उन बच्चों पे सर आप विश्वास करेंगे सर, जो बच्चे स्कूल जाते थे उन पर चोरी के नाम लगाए गए। अच्छा। वो बच्चे रोते रोते मेरे पास आए, सर हम स्कूल नहीं जाएंगे। मैंने क्या हुआ बेटा, कि सर चोरी का इल्जाम लगा दिया। हाँ जी, कि हमारे पर चोरी का इल्जाम लगा गया, हमारे पर जाके अलग से यानी कि सारे हमारे सामान चेक किया गया, हमारे पास कुछ नहीं था, हम स्कूल नहीं जाएंगे। उनको समझाया, मैंने बेटा कोई बात नहीं, आप हिम्मत मत हारो, मैं बात करता हूँ। और सर अगले दिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पता चलता वो चोरी और किसी ने करी थी। तो टीचर भी इस चीज को सॉरी बोलता, बेटा सॉरी बेटा, हमें पता नहीं था। उन्हें विश्वास दिलाया। जो लोग बाग ये कहते थे बच्चे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, आज वो बच्चे टॉप कर रहे हैं, आज वो बच्चे हर जगह अपने आप को पेश कर रहे हैं। बस सर अगर मैंने थोड़ा सा उनको सहारा दे दिया ना, बिल्कुल आज उनका वो सहारा एक अच्छे मुकाम पर उनको लाके खड़ा कर देगा। जो लड़कियां 13-14 साल की उम्र में जिन बच्चों की शादियां हो जाती थी, आज उनके हाथ में कलम हो जाए और वो 18 साल की उम्र पार करने के बाद या 12वीं पास करने के बाद जब उनकी शादी होगी तो कितना अच्छा है सर। सर मैंने बस एक छोटा सा प्रयास किया इन बच्चों के लिए। मैंने अपने परिवार से ज्यादा टाइम इन बच्चों को दिया है, इन लोगों को दिया है, और अपनी नौकरी से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया सर। बिल्कुल। और सर सबसे बड़ी बात क्या सर, अभी थोड़े दिन समय पहले इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था क्योंकि गलत जगह जहाँ उन्हें कुछ बनना था। तो जब उन्हें हटाया गया तो सर मैं वहीं खड़ा था, सारे बच्चों की नजर मेरी तरफ थी। मतलब उनके बच्चों के जो घर थे सब वैसे टेम्परेरी थी, झुग्गियाँ थी, उनकी सबकी नजर मेरी तरफ थी। मैं उनकी तरफ देख रहा था, आंखों में आंसू थे मेरे। अच्छा, वो अनऑथराइज्ड डिक्लेयर हो गया था तो उनका हटाना पड़ा। अच्छा। ओ, जब उन्हें हटाया गया तो उनके माँ बाप बच्चे मेरी तरफ देख रहे तो मैं रो रहा था उस चीज को, पर क्या करता, नौकरी है सर। पर उनको समझाया सर, कुछ बच्चों के सपने, क्योंकि उन बच्चों ने सपने ना मेरी तरफ आपके एक मानवीय रिश्ते बने, आपको एक परिवार का सदस्य समझने लगे वो। अब तो हर मतलब सुख दुख में वो बिल्कुल आपको अपना समझते थे सर। वो बच्चे जब आधे बच्चों के माँ बाप को जिसको भरोसा नहीं था वो अपने बच्चों को ले गए। जो मैंने शिक्षा की कॉपियाँ उनके बैग में रखी थी, वो शिक्षा के बैग को अपने सपने को पीछे कंधे पे रख के वापस गांव की ओर चले गए। देखता रहा, आगे चले, पीछे मुड़ के देखते रहे, खूब कोशिश करी मैं रुको, पर नहीं रुके आधे। पर उनके सपने टूट गए, जिनको विश्वास था उनको रखा। कुछ लोग रुके सर। अच्छा। जिनको मेरे ऊपर विश्वास था कि अंकल हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे सर। सर उसी दौरान तबीयत खराब हो गई मेरी, बारिश के अंदर मैं इधर उधर भागता रहा, बच्चे बारिश में भीग रहे थे, छत भी नहीं थी उनके सर पे। तो जब छत नहीं थी सर तो उनको कोशिश करी, जहाँ जाता वहाँ पर सारे रास्ते बंद हो गए थे सर। और ऐसे रास्ते जब मैं बीमार था, अगर ऐसे समय पे मगर मैं छुट्टी कर लेता तो उन बच्चों के सपने खत्म। मैंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ अपनों ने भी मुझे इस चीज़ के लिए वो किया कि नहीं भाई इसको बढ़िया मौका, इसको यहाँ से हटाया जाए, बढ़िया रहेगा ये। पर सर जिस मंदिर में पाठशाला करी थी, खुली थी ना, उसी मंदिर में भगवान ने एक रास्ता दिखाया। छोटी छोटी जगहों पर कोशिश करी कि इन बच्चों को सेट किया जाए। उन बच्चों को सेट किया थोड़ा थोड़ा करते करते आज सभी लोग, मतलब वही मंदिर में रखा? मंदिर नहीं सर, उसके आसपास के मंदिर के आसपास किराए पे सेट किया। अच्छा। किराए पे रखना चालू किया। मैंने कहा लोगों से मदद मांगनी चालू करी मैंने कहा थोड़ी थोड़ी मदद करके इन बच्चों के लिए। सर मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ सर, मैं आप सब लोगों को पागल बना सकता हूँ सर, उस ऊपर वाले को वो है बिल्कुल जिसने मुझे ये ताकत दी। और सर इनसे कई बच्चों के ना पिता भी नहीं है, कईयों की माँ नहीं है, कईयों के माँ बाप इतने बूढ़े हो चुके हैं वो काम करने लायक नहीं है। तो सर सपना दिखा के उसे पूरा ना करना, तो ये तो सबसे बड़ा अपराध है। बहुत बढ़िया थान सिंह जी, ये ऊपर वाले की कोई कृपा ही है जो इतनी आपको ताकत दी और इतना अंदर तक आप उनके परिवार का एक हिस्सा बन गए। तो ये हर एक के बस की बात नहीं है ये सब करना। तो ईश्वर करे आपको यूं ही आगे बढ़ते रहो, आप दिल्ली पुलिस का खुद का नाम रोशन करो। सर
मैं तो और जो आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो किसी दिन जब कभी बनेंगे तो उनके मुंह से भी एक ही थान सिंह नाम याद है, थान सिंह अंकल। आपको सर बोलते हैं अंकल बोलते हैं? वो अंकल अंकल बोलते हैं। अच्छा, बस सर दिल्ली पुलिस ने मेरे बड़े जितने भी सीनियर अफसर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, दिल्ली पुलिस से आपको सपोर्ट मिलता रहा है? बहुत जैसे support आपने मिला। बताया पहले सीपी साहब ने भी बुला के आपको सब रिवॉर्ड ने किया। सर, थाना सर ने भी बुलाया मुझे सर, जितने भी जो भी सीपी साहब आते हैं वो मुझे बुला के अप्रिशिएट करते हैं। बस सर मेरा तो बस आप लोगों के जरिए सिर्फ एक ही है सर, मुझे उन बच्चों के सपने पूरे करने दिए हैं बस। थान सिंह जी, आप इस पॉडकास्ट के जरिए कुछ कहना चाहो दर्शकों को कि अगर कई लोग ऐसा हैं कि वो भी चाहते हैं कुछ मदद करें, उनको समझ में नहीं आता कि क्या मदद करें, तो आपकी इस मुहिम में वो क्या मदद कर सकते हैं? थान सिंह की पाठशाला में सर वो कोई मदद करना चाहे किस रूप से मदद कर सकता है कोई? सर मैंने आप जरा इनको बताएं। सर मैंने एक छोटी सी ट्रस्ट बनाई है। ट्रस्ट मैंने ना अपनी फैमिली के नाम बनाई, ना अपनी वाइफ के नाम बनाई, ना अपने पूरे परिवार में किसी के नहीं। जो कॉलेज की बच्चियाँ आ रही थी ना, उन्हीं के नाम पे ट्रस्ट बना दी। अच्छा। क्योंकि उन बच्चों का लगाव था और यंग बच्चे जो बच्चों के लिए करना चाहते थे, जो उस समय उनके साथ खड़े रहे, मैंने उन बच्चों के नाम पे ट्रस्ट बना दी। अच्छा। ताकि कोई इंसान ये ना कहे कि ये ट्रस्ट बना के मैं पैसा ले रहा हूँ। जी जी। भगवान ने मुझे इस लायक बना दिया कि मुझे वर्दी दे दी है, तो इससे बड़ा और इतने लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पर है। बस किस नाम से ट्रस्ट है वो? थान सिंह की पाठशाला के नाम से है सर। थान सिंह की पाठशाला? हाँ जी सर। अच्छा। बस सर यही है कि आप गूगल पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। उन बच्चों के बस सर सपने पूरे करने सर। दोस्तों, आप देख रहे हो जिस भावुकता से थान सिंह जी जुड़े हुए हैं इस मुहिम में, तो आपसे भी अनुरोध है कि जो भी इस तरह की कोई सेवा करना चाहता है, जो इस मुहिम में जुड़ना चाहता है, और ये तो एक मानव कल्याण का काम है, तो थान सिंह की पाठशाला जैसा कि इन्होंने बताया कि आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, तो जो भी सहयोग आपसे बन सकता है इसमें साथ जुड़िए। और बाकी तो देर सवेर सबको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ सही है गलत है। तो और आपका तो पता भी अफसरों को बहुत दिन बाद लोगों को पता चला, 3-4 साल के बाद ही पता चला कि भी मैं सर आपने पता भी नहीं लगने दिया कि भी आप क्या काम कर रहे हो। सर मैंने 9 साल तक, 10 साल हो गए मेरी पाठशाला को, 9 साल तक किसी को, यानी कि 9 साल में भी ट्रस्ट नहीं बनाई थी मैंने। लोग बाग कई बार ब्लेम भी लगाते हैं कि पैसा होगा, बहुत होगा। मैं कह रहा हूँ सर आप आके देखो। कोई भी चीज़ शुरू करोगे, हर चीज़ बोलने वाले तो होते ही हैं, लेकिन आप अगर आप ये जो चीज कर रहा हूँ सर, मैं 1 साल कर सकता हूँ, 2 साल कर सकता हूँ, बिल्कुल 10 साल नहीं कर इस सकता चीज को चलाना सर, जी जी जी, वो मेरे लिए बहुत बिल्कुल। बड़ा जो सच्ची लगन होती है तभी आदमी चलता है, नहीं तो वो 1-2 साल के अंदर। सभी सीनियर अफसर अपने बच्चों के बर्थडे इन बच्चों के साथ बनाने लग गए। अच्छा। इनके लिए अपने घरों से कपड़े लाने लग गए। तो ये मेरा पुलिस परिवार तो मुझे अपनी ताकत दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे इतनी ताकत मिल जाए ना, मेरे लिए बहुत है। आज जैसे पीसी ज्वेलर्स वाले ने कहा कि कमरा बना के दूं, उन्होंने कमरा बना दिया। मुथूट फाइनेंस वालों ने कहा कि इन 4 लड़कियों की तनख्वाह मैं दूंगा। अच्छा। इस तरीके से लोग बाग जुड़ रहे हैं सर। जुड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बस सर उन बच्चों के एक बच्ची, जो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा सर। एक छोटी सी बच्ची, 9 साल की बच्ची, जो कह रही है मैं मरने जा रही हूँ। अच्छा। मैंने कहा क्यों बेटा? कि मेरे पिता नहीं है। अच्छा। मैंने कहा ये तो गलत है बेटा, पिता नहीं तो क्या होगा? कि यहाँ पर सब अपने पिता के बारे में बोलते हैं, अपने बाप को बुला लाऊंगा, अपने बाप को बुला लाऊंगा। तो वो पिता ना होने की वजह से वो अपने बाप जा रही मरने। मैंने कहा रुको बेटा, आज से बेटा मैं आपका पिता हूँ, आप चिंता मत करो। तो सर जैसे बड़ा उस फादर्स डे आ गया, फादर्स डे पे सारे बच्चे कुछ ना कुछ बना रहे थे। तो जब बनाने के बाद सब, वो लड़की मेरे पास आई 2-3 बार और कुछ नहीं बोल पाई। फिर वो लड़की रात को 9:45 बजे अपने पापा से, अपनी मम्मी से पड़ोसी से फोन लेके मेरे को फोन किया कि अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। मेरा फोन कि अंकल मैं नीलू बोल रही हूँ। मैं सर डर गया। मैंने कहा क्या हो गया? उसने कहा अंकल जी, मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा सर बच्चे कोई दिक्कत ना होगी कि अंकल जी मैं आपको हैप्पी फादर्स डे बोल सकती हूँ। जब उसने हैप्पी फादर्स डे बोला ना सर, हाथ कांपने लगे थे सर। कमाल, वेरी गुड। थान सिंह जी, आपने जो रिश्ते बनाए हैं ये हर एक के बस की बात नहीं है। बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो, आप इसी तरह से लगे रहो। निश्चित तौर पे ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर। आप बिना रुके और किसी की बातों में मतलब इसमें आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या बोला, क्योंकि आपने जिस हिसाब से बात की कि आप सिर्फ ऊपर वाले के हिसाब से काम करते हो, तो मैं भी हर जगह यही बताता हूँ कि जो ऊपर वाले का CCTV कैमरा है उसके लिए आप काम करो।
नीचे कौन क्या सोच रहा है इतना, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी छोटी है, ज़्यादा वक्त तो है नहीं, बहुत कम समय में ही सबको जो कुछ करना है। तो आपने बिल्कुल एक सही रास्ता पकड़ा, आप इसी पे लगे रहो। और कौन क्या बोल रहा है इसको सोचने की बजाय ये देखो कि ऊपर वाले के लिए आप काम कर रहे हो, आपके मन की संतुष्टि होती है। आप नौकरी भी कर रहे हो, साथ साथ अपना ये समाज सेवा भी कर रहे हो, और साथ साथ आपका परिवार कुनबा भी इतना बड़ा हो गया। सब परिवार वाले भी, तो ये भी आपका जो ना, पहले आपने बताया कि आपके परिवार में 5 आदमी थे, तो अब आपका परिवार कितना बड़ा हो गया, आज सर कितने बच्चे आपके? आज मैं सर 100 बच्चों का बाप हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उनके तो ये माँ बहुत बाप किस्मत को, की बात किसी है। भी माँ बाप को ये नहीं पता है हमारे बच्चों का क्या हो रहा है। उनके जूते से लेकर जुराब तक हाँ, उनकी सब चिंता आप ही available करते हो। मैं ही करता हूँ। बिल्कुल अगर बिल्कुल। घर में उनके पास पैसे नहीं है दवाई के, तो दवाई भी मैं ही बुलाऊंगा सर। आप आपको खाली पेन कॉपी दुनिया पकड़ा देगी सर। मैं इस चीज का खुद चैलेंज कर रहा हूँ सर। बिल्कुल। मेरी इस पाठशाला में रिजल्ट है। और मेरी इस पाठशाला के अंदर जो ये चालू की है, ये पाठशाला ऐसी पाठशाला जो 7 दिन चलाता हूँ। अच्छा, 7 दिन ऐसा चलती नहीं कि है? ये पाठशाला खाली शनिवार चला दी या शुक्रवार चला दी सर। सर ये बच्चे इतने सक्षम नहीं है कि ये ट्यूशन जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चे इतने सक्षम नहीं है कि इनको वो ज्ञान हो सके। अगर आप माँ बाप बनकर किसी का काम कर रहे हो, बस अपने इस परिवार से, पुलिस परिवार से मैं सिर्फ यही कहूँगा, इन बच्चों के हमें सपने नहीं तोड़ने देने। इन बच्चों ने जो सपने देखे हैं ना, बिल्कुल, सपने दिखाना बहुत आसान बात है, सपनों को पूरा करना सबसे कठिन काम है। और मैंने जो इन समाज को, इन सब लोगों को जो इकट्ठा किया है, वो बड़ा ही एक संघर्ष रहा है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। बस इस संघर्ष को इतनी जल्दी ना टूटे। जो बच्चियों ने सपने देखे डॉक्टर बनने के, आईपीएस बनने के, उन बच्चियों के सपने ना टूटे। जो सपने जरूर पूरे होंगे थान सिंह जी, और डिपार्टमेंट भी आपका हर तरीके से सहायता करेगा, कर भी रहा है, आपने देखा जो है। बिल्कुल सर। तो सारे सपने पूरे होंगे। अब थान सिंह की तरह अगर हर आदमी ये सोचने लग जाए तो दुनिया के अंदर एक भी बच्चा अनपढ़ नहीं हो, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, हर बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो। और इसी की वजह से बाल मजदूरी भी इसीलिए करते हैं, क्योंकि जो पढ़ते नहीं है तो छोटी सी उम्र में काम करने लग जाते हैं। जैसे आपने बताया कि कोई बोतल बीन रहा है, कोई फिर चोरी करने लग जाते हैं, गलत संगत पड़ जाती है। तो आपके काम को सल्यूट है, आपके जज्बे को सल्यूट है थान सिंह जी। बच्चों को पढ़ाते वक्त आपको अपने बचपन की भी याद आती होगी, जितनी बार भी आप उनके साथ रहते हो, तो अपने आप का एक हिसाब से अपने बचपन को दोबारा जी रहे हो आप। तो कोई ऐसा पल हो जिसमें किसी बच्चे ने कोई खास चीज़ बोल दी हो, तो वो जो आप शेयर करना चाहते हो? सर मैं ये बच्चों को जो पाठशाला थी, टीचर ने थोड़ा सा, मुझे टीचर आती थी पढ़ाने, उन्होंने थोड़ा सा बच्चों को धमका दिया। अच्छा। धमका दिया। वो बच्चा घर पे गया, तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ था? तो उसके माँ बाप ने उसको माँ बाप ने लगा कि अंकल मेरे को बोले ना कुछ घर पे आके। वो बच्चा गांव भाग गया नंगे पैर। अच्छा। 12 साल का बच्चा। अच्छा, उनको ये डर था कि कहीं आप उनके घर में जाके शिकायत नहीं कर दो? हाँ, कि हरकत कर रहा, शैतानी करी। वो बच्चा घर भाग गया। मैं जब उससे पूछा, मैंने कहा लड़का कहाँ है? तो कह रहा सब यही होगा, पता नहीं आज आपको दिख नहीं रहा, अभी तक आया नहीं। सर मैं रात भर नई दिल्ली स्टेशन, निजामुद्दीन स्टेशन, पुरानी दिल्ली स्टेशन, पूरे स्टेशनों पे घूमता रहा। उस समय सर मैं हिम्मत टूट गई मेरी सर। मैंने अपने जब फैमिली को बताया तो उन्होंने कहा क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? मैंने जब उसके माँ बाप से पूछा, उसके माँ बाप कह रहे हैं कि आ जाएगा, कहीं नहीं गया, यहीं पर ही है। लेकिन आपको नींद नहीं आ रही? मेरे को नींद नहीं आ रही। मैं बाहर मंदिर के आगे बैठा हूँ रात भर। सुबह 5 बज के नींद एक झलपक नहीं मारी। आप अपने आप को कोस रहे होगे कि मैंने उसको डांट क्यों दिया? मैंने उन बच्चों ने डांटा इसको, और वो डांट के चक्कर में अंकल मुझे डांटे ना, तो वो भाग गया। सर 11:15 बजे सुबह फोन आता है कि वो तो मध्य प्रदेश पहुंच गया। अच्छा, वहाँ से मैसेज आ गया कि वो पहुंच गया? मध्य प्रदेश पहुंच गया। जब वो पहुंच गया तो एक दिल में शांति मिली कि सुरक्षित है। 1-1.5 महीने बाद फिर उसका फोन आता है किसी टीचर के पास कि मैम मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा यार क्या करूँ? मैंने सोचा जब उसके दिल के अंदर खुद इच्छा जगी है पढ़ने की, तो उसे बुलाऊं। तो सर ये है कि बच्चा छोटी सी गलती कर देते हैं तो उसे संभाला भी जा सकता है। उसी को संभालने की कोशिश करी। आज वो बच्चा आ गया, पढ़ाई कर रहा है, वापस लाइन पे। तो सर कठिनाइयाँ बहुत है। बिल्कुल। इन लोगों को समझाना, कई बार ये दारू पी के इनके माँ बाप गालियाँ भी बक देते हैं मेरे को। बिल्कुल। अब मैं सोचता हूँ कि यार इनके माँ बाप को इनके सामने डांटूंगा बच्चों के, तो बच्चों के दिल पे क्या फिक्र वो होगा। मगर
जैसे जैसे समय बीतता गया उनके माँ बाप समझने लगे, उनके माँ बाप एक रिस्पेक्ट देने लगे, उनके माँ बाप एक इज्जत देने लगे और एक पुलिस की इज्जत करने लगे। क्योंकि सर अगर हम शुरू में ही अगर उनको वो जो चीज उनके सामने जो दिमाग में भरी हुई है उस चीजों को जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक आप परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो वो दिमाग में और वो चीजें मैंने उनके दिमाग में परिवर्तन की। पुलिस की छवि जो दिमाग में बनी हुई है आम लोगों के, उसके विपरीत आप काम कर रहे हो, तो उसमें समय लगता ही है बस। लेकिन ये देखो ना, घर में अगर खाली 2 बच्चे होते हैं उनको संभालना ही कितना मुश्किल काम होता है, और आप तो इतने बच्चों को संभाल रहे हो, तो ये आपका बहुत बड़ा एक साथ अचीवमेंट है आपकी। सर आज बच्चों को, कोई बच्चा राजघाट रह रहा है, कोई बच्चा पुराना किला रह रहा है, कोई बच्चा कहाँ रह रहा है, कश्मीरी गेट रह रहा है, तो एक रिक्शा लगा दिया, रिक्शे से बच्चों को इकट्ठे करता हूँ, पूछता हूँ बच्चों, हाँ भाई बच्चे सारे आ गए, बच्चे ये आ गए, कौन सा बच्चा अगर 4 दिन नहीं आ रहा तो उसके घर जाके पूछता हूँ फ़ोन करके, हाँ भाई बच्चा क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों नहीं आया। क्योंकि सर सोचा है सर कि कुछ हो जाए। आपके खुद के कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा बेटी है सर। एक बेटा एक बेटी। वो कौन सी क्लास में अभी? बेटा 8th क्लास में, बेटी 4th क्लास में। अच्छा। वो खुद बोलते हैं कि पापा आप सारे त्योहार तो वहाँ बनाते हो, तुम बच्चों के साथ हमारे तो कुछ बनाते ही नहीं हो। वो भी मुझे अंदर ही अंदर पूछते हैं और मैं सोचता हूँ ठीक है सर, ये इतना पता है मुझे, ये लक्ष्य बहुत बड़ा है। और अगर ये मेहनत मेरी जो थोड़ी सी मेहनत अगर ये जो है, अगर ये लोगों को पता चल, अगर इसको समझ सके तो ये बच्चे मेरी तरह के जो और भी लोग होंगे बिल्कुल वो इस चीज को कोशिश जरूर करेंगे बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सर जरा सा इंसान जब नीचे गिर जाता है कोई बंदा उभर ही नहीं पाता बिल्कुल, वो कोशिश कर ही नहीं पाता। उन्हें कोई सोचते हैं कि क्या करेंगे। आज हमारी दिल्ली पुलिस के अंदर आपने देखा सर ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं, कोई किस चीज में, कोई हेलमेट मैन है, कोई किस तरीके से। तो हमारी पुलिस के आज सोशल मीडिया के जरिए ही हमारे पुलिस के जो अच्छे काम है वो आप दिख रहे लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो जो उनके दिमाग में जो छवि बनी बटी है वही छवि को उसको चला देते हैं। एक आदमी खराब होगा तो उसको पूरे आदमी को खराब समझने लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस दिल की पुलिस है, लोगों के दिल में जो पुलिस है, आप कभी भी देख लो सर, लोगों ने पुलिस को असली अच्छी तरीके से लॉकडाउन में पहचाना है सर कि पुलिस क्या चीज होती है। बिल्कुल। जब सब लोगों के घरों पे ताले लगे थे तो एक पुलिस ही थी जो रोड पे खड़ी थी सर। हमें पता है सर कैसे कैसे हम गए, कैसे कैसे हमने लोगों की मदद की। कोरोना में पुलिस वालों ने काफी दवाइयाँ पहुँचाई हैं, खाना पहुँचाया है जी सर, और दाह संस्कार भी करवाया है। जब पुलिस ही एक ऐसी चीज है जो सबसे मजबूत कड़ी है जी। और मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य मिला इस वर्दी में एक सेवा करने का, क्योंकि जो हमारा काम है शांति सेवा न्याय, मैंने उसको अपने दिल से भली बात उसको संभाला है और उसको करा भी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सीनियर अफसरों का जिन्होंने मुझे इतना सहारा दिया और यहाँ तक इन बच्चों को लाने का एक जो मेरा जज्बा पैदा किया वो मेरे सीनियर अफसरों ने किया है। अगर वो नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और बस मैं अपने सीनियर अफसरों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सर गलत हूँ तो सजा कबूल है, मगर इन बच्चों के सपने ना टूटने दिए जाए, बस इतना ही कहूँगा। थान सिंह जी, आपने बिल्कुल एक पारिवारिक रिश्ता बना लिया बच्चों के साथ, तो कभी ऐसा भी होता है कि कभी बच्चे घर से कोई मिठाई या खाना बना के ले आए कि भी ये आपके लिए स्पेशल बनवा के लाए हैं? सर वो चटनी रोटी लेके आते हैं। चटनी रोटी? हाँ जी। अच्छा सर, हमारी मम्मी ने ये उसकी चटनी बनाई है, टमाटर की, कोई मेथी की चटनी, यानी कि चटनी बना के लाते हैं कई बार। अच्छा। घर से घर पे छोटे छोटे जो गाँव में मूंगफलियाँ होती हैं वो लेके आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मूंगफलियाँ ज़्यादा है, तो गाँव जाते हैं तो मूंगफलियाँ लेके आते हैं, कोई कुछ लेके आता है। तो यानी कि उन बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कार आ गए सर। जी जी। अच्छा थान सिंह जी, कभी ऐसा भी हुआ कि आपकी क्लास का टाइम हो रहा है और ड्यूटी लग गई, कोई अरेंजमेंट आ गया, क्योंकि पुलिस की नौकरी तो एकदम ऐसे, फिर उस वक्त क्या करते हो आप? सर आपने ये बात बिल्कुल सही पूछी है। मैंने क्या कहा सर, मैं नौकरी से कंप्रोमाइज नहीं करता। आज जब ये चीज़ें मैंने पहले बेसिक में तो चलो भाई ABCD सीखो, ये सब कुछ सीखो, बेसिक कराते रहे, जैसे सिस्टम बढ़ा रहा मैंने टीचरें बढ़ाई। आज मैंने 6 से 7 टीचर परमानेंट रख दिए हूँ। अच्छा। हर क्लास को एक अलग टीचर दे रहे हैं। अच्छा। NSS की वजह से 10 टीचर हमारी पाठशाला में डेली आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मैनेजिंग सिस्टम रह गया सर, अब बिल्कुल बच्चे पढ़ा रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं। क्योंकि सर देखिए, नौकरी से अगर कंप्रोमाइज करूँ, नौकरी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। जी जी जी। नौकरी करनी है तो करनी है। आपने आपकी ज़्यादातर मेहनत आपने कर ली है, तो अब तो एक हिसाब से एस्टेब्लिश हो गया। अगर आप नहीं भी जाएंगे तो आपका सिस्टम चलता रहेगा? सर सिस्टम चलता रहेगा, मगर उन्हें समझाना उनके बच्चों बीच बीच। हाँ जी। बच्चों को डेली कैमरा लगा दिया सर। अच्छा, CCTV कैमरा लगा? अच्छा, सिक्योरिटी पॉइंट। अगर आप नहीं भी हैं तो आप अपना मोबाइल पे देखते रहते होंगे? क्या भाई कोई दिक्कत? आज जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, जर्मनी से सर एक डेलीगेशन आया पाठशाला को देखने स्पेशल। अच्छा। कनाडा में न्यूज़ चली, अमेरिका की मैगजीन में छपा हूँ सर मैं।
अरे वाह। सोनू सूद जी भी इस पाठशाला में आए। तो यानी कि सब लोग सारे सेलिब्रिटी, मिस वर्ल्ड 40 कंट्रियों की मिस वर्ल्ड भी इस पाठशाला में आई। बहुत अच्छे। सर जर्मनी से सर मुझे सामान भेजा गया, जर्मनी से उन्होंने मुझे 3000 यूरो दिए। उस समय मेरे पास पाठशाला नहीं थी, तो मैंने उस पैसे को लेने से मना कर दिया। मैंने कहा सर मैं ये नहीं ले सकता अपने हाथ में। तो वो चले गए सर। जब वो उनके वहाँ से फिर फोन आता है जर्मनी से कि हम इन बच्चों को सामान भेज रहे हैं। तो मैंने अपने जब सीनियर अफसर से पूछा, मैंने कहा सर वो पैसे नहीं ले रहा मैं, सर सामान भेजना ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा सामान ले सकते हो। तो उन बच्चों के लिए 10 लैपटॉप, सर टीवी, प्रोजेक्टर, स्पीकर वगैरह सब कुछ भेजा। तो यानी उन्होंने सर 5.5 लाख रुपए का सामान भेजा जर्मनी से बच्चों के लिए। सर मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास भी है कि ये जो बच्चों ने आज जो ताकत मेरे अंदर पुलिस परिवार ने लाके दी है, और भी जो मेरे जवान हैं जो अपने आसपास के एरियो में अपने नौकरियां कर रहे हैं, उनको लगता है कि ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, पुलिस ही एक ऐसी कड़ी है जो देख सकती है कि इस बच्चे को क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी छोटी सी हेल्प से उस बच्चे का कैरियर भविष्य सुधर जाए तो इससे बड़ी चीज क्या होगी। और यह है कि मेरे कभी सीनियर अफसरों की जो फैमिलियां हैं, उनकी वाइफ वगैरह हैं, वो खुद आती हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा, ऐसा भी हुआ है सर? कई वाइफ आती रहते हैं, पूछते रहते हैं कैसे चल रही है। अच्छा, यानी कि सब फोनों पे बिल्कुल पूछते रहते हैं। सर सबसे बड़ी बात है टाइम देना। इन बच्चों को जो टाइम दिया है ना, जी जी, वो अलग ही है सर। और मुझे पता है दिक्कतें तो आती है सर, अगर ये सब चीज इतनी आसान होती तो सर सभी कर लेते हैं। लग जाए सर, बिल्कुल कठिनाई ना होगी तो सर अभी कठिनाई आई। इस तरह के भाव कई बार आदमियों के आते हैं, लेकिन असली ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, क्योंकि जब करने लगते हैं तब पता चलता है कि भी कितनी मुश्किलें आती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अगर जज्बा आपके दिल में है तभी आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे। बस सर मेरे तो यही है सर, चाहे दुनिया साथ दे ना दे, मेरा पुलिस परिवार मेरा साथ दे। बिल्कुल। मेरे पुलिस फैमिली के जितने भी जवान हैं वो मेरा साथ दें इस चीज़ में। बिल्कुल। क्योंकि मैं अपनी वर्दी के प्रति इससे उन सभी लोगों को सोचना चाहिए कि इससे हमारी एक अलग ही छवि, एक अलग ही इंसानियत उन लोगों के बीच में जा रही है, उसको रुकने ना दें। बिल्कुल। मैं कर रहा हूँ, आप भी करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप ये कहना चाहते हो कि और कोई भी या तो आपके साथ जुड़ जाए या अपने लेवल पे भी कोई अगर उनको दिखाई देता है तो कोई बच्चा ऐसा है जो कोई पढ़ना चाहता है लेकिन वो पारिवारिक मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसकी मदद करें पढ़ने में। जी, क्योंकि इंसान किसी ना किसी विश्वास करे, पुलिस पे जरूर विश्वास करे। पुलिस पे विश्वास करता है और हमने विश्वास दिलाया उन्हें। और उन्हें पता है आज जिस तरीके से लोग पुलिस पे विश्वास करने लग गए हैं, पुलिस को एक अलग ही रूप से देखने लग गए हैं, तो वो बहुत ही अलग ही चेहरा है। थान सिंह जी, आप अटेंडेंस भी लेते हो कभी, जैसे क्लासेस में लेते हैं? सर मैंने लगा रखी टीचर को अटेंडेंस प्रॉपर। तो आप अगर जैसे कोई 2-3 दिन एब्सेंट रह गया बच्चा, तो फिर आप उससे पूछते होगे कि क्या बात हो गई, क्यों नहीं आ रहा? मैं उससे पूछता, उसके घर पे जाता हूँ। अच्छा। तो मैं पूछता बेटा क्यों नहीं आया? अच्छा। कहता अंकल मेरे चप्पल नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से नहीं आया? तो अंकल मेरी चप्पल नहीं थी, तो अंकल मेरा बैग फटा था, जब चप्पल नहीं थी तो चप्पल ला के देता हूँ कि बेटा कोई बात नहीं। तो एक हिसाब से तो आपका जो रेगुलर स्कूल है उससे भी ज़्यादा आपका मतलब अहमियत आपके स्कूल की हो गई, क्योंकि वहाँ तो खाली एब्सेंट लग जाती है, कोई देखने जाता नहीं है घर पे कि क्यों नहीं आया, और आप तो खुद घर जाके देखते हो कि बच्चा आया क्यों नहीं। पर्सनल घर जाके देखता हूँ, क्या पता कोई दिक्कत ना हो, क्या पता बीमार पड़ा हो, क्या पता घर पे राशन के लिए आटा ना हो, तो ये सब चीजें मैनेज करता हूँ। मैं कहता हूँ सर आप शिक्षा तक सीमित नहीं हूँ, उनके परिवार कनेक्शन, सोल कनेक्शन बनाए उनके साथ में। अच्छा, आप जैसे आप पूछते हो कि बड़े होके क्या बनेंगे, तो 10 में से कितने बच्चे कहते हैं कि पुलिस में आएंगे? 10 में से 9 बच्चे पुलिस। अच्छा, 9 बच्चे पुलिस। तो उनके रोल मॉडल आप ही होंगे, क्योंकि वो उन्हें पुलिस के सिवा कुछ नहीं समझता। अच्छा। एक बच्ची से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहती हो, उसने कहा पुलिस। उसने कहा क्यों पुलिस, क्यों? पुलिस गरीबों की मदद करती है। अच्छा। और पुलिस, मैं ऐसी पुलिस बनना चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी गरीबों की मदद करूँ। एक से पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो, उसने कहा पुलिस। हमने कहा पुलिस क्यों? उसने कहा पुलिस इसलिए बनना चाहता हूँ कि पुलिस लॉकडाउन में खाना खिलाती है। ये देखिए, बहुत अच्छे। तो सर पुलिस का एक अलग ही मानवीय चेहरा सब लोगों के सामने है। अब उसी चेहरे को हम और अच्छा बनाने में और भी अच्छा बना सकते हैं। बस ये है कि हिम्मत मत हारो, कठिनाइयाँ आएंगी। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी मेरा जवान, मेरा भाई अगर इस चीज़ को चालू करता है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हमारा कर्तव्य यही है। सबसे बड़ी बात क्या है सर, अगर लोग बाग समझदार जाएंगे तो क्राइम कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्राइम कम होगा तो दिमाग में टेंशन कम होगी। बिल्कुल।
और आप भी अच्छी तरीके से नौकरी कर पाओगे। बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, समझ की। लोग बात समझते नहीं, आपस में झगड़ा कर जाते हैं, चाकू चला देते हैं, कोई ये चला देते हैं। अगर उन्हें समझ होगी तो वो कुछ नहीं करेंगे। और आज जो माँ बाप, अब मेरे जो यहाँ थे जो डेली झगड़ा करते थे दारू पी के, आज सब बिल्कुल सही सिस्टम में बिल्कुल सही हो चुके हैं। सर ये देखिए, हम लोगों का काम क्या है, क्राइम को खत्म करना, अपराध को रोकना, अपराध को रोकना। उन बच्चों के हाथ में शिक्षा का बैग पकड़ा दिया, और जब वो शिक्षा का बैग पकड़ लेंगे तो क्राइम की तरफ दिमाग जाएगा ही नहीं। बिल्कुल। क्राइम ऑटोमेटिक खत्म होता चले जाएगा। बिल्कुल। उन्हें समझ हो जाएगी कि ये चीज क्या करनी है, ये चीज क्या करनी है। तो मैंने जो सबसे बड़ा मकसद उठाया है वो है शिक्षा। बिल्कुल। उनके हाथ में कलम और पेंसिल पकड़ा दिए चाकू की बजाय। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे कि वो क्राइम की तरफ दिमाग जाए ना। बिल्कुल। जो जिनके हाथों में गुटखे और दारू थी, उनको हटा के उनके हाथ में, बच्चों के हाथों में नशे से बिल्कुल दूर कर दिया है। और ऑटोमेटिकली सर जब वो बच्चे शिक्षा की ओर जाने लग जाएंगे, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ना, उसको मैंने कामयाब करने की कोशिश करी है। जी जी। सभी बेटियों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो अपनी बेटियों की उम्र 14-14 साल की उम्र में शादियां कर देते हैं, उनको बोल दिया है कि अगर तुम्हारे माँ बाप ऐसी शादियां करते हो तो मुझे बताना। क्योंकि सर पुलिस का ये भी रूप दिखाना उन बच्चों को जरूरी है, क्योंकि वो बच्ची अब पढ़ना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। उन बच्चियों के अंदर ललक है। तो हम एक पुलिस का बिल्कुल एक रोल मॉडल बन के उनके सामने एक काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे। थान सिंह जी, जैसे आपने सचिन का नाम लिया, उसकी मदद की थी, वो बाद में महाराष्ट्र चला गया था। वो तो मतलब एक हिसाब से कंपटीशन की तैयारी करा था। जो छोटे बच्चों की जो क्लास स्टार्ट की, सबसे पहला बच्चा कौन है जिसका नाम याद हो? कि सर सबसे पहला बच्चा महेश है, गणेश है। अच्छा। तो सर ये बेचारे बच्चे देसी पढ़ के कुछ नहीं हुआ, आगे सहारा नहीं मिला, स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाए, तो अपने काम पे लग गए। अच्छा। मगर ये है कि वो अपना नाम लिखना, हर चीज पढ़ना सीख गए। अब आज इन बच्चों के जब हमने एडमिशन करा दिए, एडमिशन कराने में एजुकेशन डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता और सागर सिंह कलसी साहब का जो योगदान है, वो तो, और पुलिस परिवार का तो योगदान है ही है। हमारी नुपुर मैम भी हैं दिल्ली पुलिस में, नुपुर प्रसाद मैम। जी जी। उन्होंने हमेशा मेरे लिए खड़ी रही ढाल की तरह कि बेटा कोई दिक्कत हो मुझे बता। अपने बेटे की तरह प्यार, अपने भाई की तरह प्यार दिया उन्होंने। जी जी। बच्चों के बीच में आती रही, बच्चों से पूछती रही कि बेटा क्या है क्या नहीं। तो यानी कि पुलिस परिवार के जितने भी सीनियर अफसर, उन्होंने अपने बच्चे की तरफ प्यार दिया और मुझे एक ताकत दी है। जब मैं सब जगहों से टूटता था तो मेरा पुलिस परिवार मेरे साथ खड़ा हो जाता था। जी जी। तो इससे बड़ी ताकत और क्या चाहिए? क्योंकि आपकी भावना सच्ची थी ना। जब सच्ची भावना होती है तो ईश्वर अपने आप जो है सहयोग के लिए आदमी भेज देते हैं। जी। आपका भी कोई रोल मॉडल रहा होगा जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे, तो कौन सा टीचर होगा जब पढ़ाते समय उसकी छवि आपके दिमाग में रहती होगी? सर हमारा तो स्पोर्ट्स में था। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते थे? क्रिकेट खेलते रहते थे, तो सर ये था। अच्छा। फिर भागा दौड़ी में सबसे आगे था। अच्छा। चीता बोलते थे, चीता। अच्छा। भाग स्पीड में क्रिकेट खेलना, ये चीज खेलना तो बड़ा शौक था। कई बार पिटाई भी होती थी घर पे। मतलब बचपन से आप स्पोर्ट्समैन थे एक हिसाब से? क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। अभी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल लेता हूँ। अच्छा अच्छा। पाठशाला की, और उसमें बच्चों में स्पोर्ट्स वाले बच्चे भी निकल रहे हैं। अच्छा। कई बच्चों को हम कोचिंग सेंटर में डाल रहे हैं। अच्छा। ताकि बच्चे निकले, जिसका जैसा शौक है उसी हिसाब से उसको एक गाइडलाइन देना। सर आप जिंदगी में आप कुछ भी साथ लेके नहीं जाओगे। खाली आता है तो खाली आ जाओगे। इंसान के साथ जो जाएंगे उसके कर्म जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि जितना हो सके कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल देने वाला ऊपर वाला है। बिल्कुल। बस उस पर भरोसा रखो। थान सिंह जी, बच्चों को पढ़ाने के अलावा आपके और क्या शौक है? सर बच्चों को पढ़ाने के अलावा मेरा एक सबसे बड़ा यही है, नैतिकता और कर्म। नैतिकता और कर्म। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। हर उस इंसान की सेवा करना चाहता हूँ जिसे जरूरत है। हर उस जानवर की मदद करना चाहता हूँ जो बेजुबान है। तो मैं हर इंसान के लिए, क्योंकि ये जीवन मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। जी जी। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे इस जीवन में मैं जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँ, उससे ज़्यादा मेरा और कुछ भी तात्पर्य नहीं। तो बस यही है, इंसानी जीवन मिला है, उसको खुश होके जीऊँ, लोगों की मदद करके जीऊँ, क्योंकि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है। उस जो जीवन में जिस लायक मुझे बनाया है, उस चीज़ को मैं पूरी अच्छी तरीके से उस चीज़ को लोगों तक पहुँचा सकूँ। जी। मुझे पूरा विश्वास है थान सिंह जी को सुनकर आज कईयों के दिमाग में और भी सेवा भाव आ गया होगा, कि इनको देखकर प्रेरणा मिली होगी कि हम भी कुछ जीवन में कर सकते हैं। धन्यवाद थान सिंह जी, आज अपना कीमती समय निकाल कर आप आए हमारे पॉडकास्ट में। हम आशा करते हैं कि आपकी मुहिम रंग लाए
और एक दिन दुनिया का हर बच्चा साक्षर बने। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ख़ास शख्सियत से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।